आज हम लोग देखेंगे इंटरनेट के कुछ टर्म्स जो कि ज़रूरी हैं और आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिस्ट किए हैं 12 टर्म्स, लेकिन हम इनकी डेफिनिशंस सीधे-सीधे नहीं देखेंगे। हम लोग इनको चलते हुए देखेंगे, हम लोग इनको वर्क कराते देखेंगे कि आखिर जब हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट की सर्विसेज़ को इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब टर्म्स कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका कंप्यूटर है और आपको एक वेबसाइट एक्सेस करनी है जो कि है फेसबुक www.facebook.com। आपको ये वेबसाइट खोलनी है, ये फेसबुक है। आजकल ज़्यादातर लोग तो फेसबुक को ऐप से चलाते होंगे। आपके मोबाइल में एक फेसबुक का ऐप होगा, उससे आप फेसबुक चलाते होंगे। लेकिन पहले पहले क्या, अभी भी अगर आप किसी लैपटॉप से या कंप्यूटर से फेसबुक खोलेंगे तो आपको अपने ब्राउज़र में आप गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं, फायरफॉक्स, उसमें आपको यूआरएल टाइप करना पड़ेगा एड्रेस बार में, ये वाला facebook.com www.facebook.com ये आप टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तब जाके फेसबुक की वेबसाइट खुलेगी। मान लीजिए कि आपको कंप्यूटर से फेसबुक एक्सेस करना है, मोबाइल की बात यहाँ नहीं करते हैं, तो पहले तो आप अपना वेब ब्राउज़र खोलेंगे, ठीक है? सीधा-सीधा आपने कंप्यूटर ऑन किया, तो आप तुरंत ही किसी वेबसाइट पे नहीं जा सकते, जब तक आप कोई वेब ब्राउज़र ना खोलें। तो हमने आपने ओपन किया वेब ब्राउज़र, मान लीजिए आपने ओपन किया गूगल क्रोम, तो आप गूगल क्रोम ओपन कर देंगे, यहाँ पे गूगल लिख कर आएगा, गूगल यहाँ पे सर्च बार होगी और क्रोम का आइकन बन के आ जाएगा, जैसा भी होता है क्रोम। ये इस तरह से ब्राउज़र ओपन हो गया आपका। तो ये जो एप्लीकेशन है, जो आपने ब्राउज़र ओपन किया, ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आपको वेबसाइट्स को एक्सेस करने में मदद करता है। बिना ब्राउज़र के आप वेबसाइट्स नहीं खोल सकते अपने कंप्यूटर पे। तो इसी को कहते हैं वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र ये हुआ आपका वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम भी होता है, फायरफॉक्स भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी होता है, बहुत सारे वेब ब्राउज़र होते हैं, सफारी होता है, ब्रेव होता है, बहुत सारे होते हैं। तो ब वो आप लिस्ट देख सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो हमने अपना पहला टर्म यहाँ पे कवर किया, वेब ब्राउज़र, ये वाला। अब आपको पता है कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। तो वेब ब्राउज़र में आप क्या करेंगे, आप ये जो है www.facebook.com ये आप यहाँ पे लिख देंगे, www.facebook.com आपने यहाँ पे यही चीज़ लिख दी और जब आप एंटर दबाएँगे तो फेसबुक की वेबसाइट खुल जाएगी। पहले वहाँ नहीं जाते हैं, पहले इसको देखिए, ये क्या है? www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब एक सर्विस है इंटरनेट में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज वाली क्लास में देखा था कि इंटरनेट की बहुत सी सर्विसेज होती हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट की एक सर्विस है, ईमेल भी इंटरनेट की एक सर्विस है, फाइल ट्रांसफ़र, फाइल शेयरिंग भी इंटरनेट की एक सर्विस है और एक होता है टेलनेट, ये भी इंटरनेट की एक सर्विस है। उसी तरह डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट की एक सर्विस है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। तो ये है इंटरनेट की एक सर्विस। तो आपने इंटरनेट की जो सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं उसका नाम यहाँ लिखा, जो कि है वर्ल्ड वाइड वेब www। फिर आपने फेसबुक लिखा। फेसबुक क्या है? फेसबुक आपका डोमेन है, डोमेन। ये जो जो भी कंपनी है जो वेबसाइट चला रही है वो अपना नाम इसमें डाल सकती है। अगर आप कोई पर्सनल हैं, पर्सनल आदमी हैं और आपको अपने नाम से वेबसाइट बनानी है तो आप अपना नाम डाल सकते हैं। कोई भी नाम यहाँ पे हो सकता है, कोई भी अक्षरों का समूह
इंग्लिश अक्षरों का समूह आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये है डोमेन, ये पूरा आपका डोमेन नेम होता है। facebook.com, google.com, youtube.com, ये पूरा डोमेन है, डोमेन नेम। ठीक है, तो अब हमने दो टर्म्स और कवर किए, एक है www और एक है डोमेन नेम। अब डोमेन नेम में इसके अंदर भी जो ये आखिरी वाला पार्ट है .com, वो होता है ये टॉप लेवल डोमेन, इसको टॉप लेवल डोमेन कहते हैं, TLD, TLD कह दीजिए, टॉप लेवल डोमेन वही बात है। तो ये जो TLD है, .com है, कभी कभी आप .in भी देख सकते हैं, कभी कभी .uk होता है, बहुत सी जो भी, जैसे कि वो कंपनी के ऊपर है, जो भी वेबसाइट बना रही है उसको किस तरह का डोमेन नेम, किस तरह का TLD, टॉप लेवल डोमेन चाहिए। .com सबसे पॉपुलर होता है, उसके बाद .net होता है, उसके बाद फिर कंट्री स्पेसिफिक होता है, बहुत से तरह के होते हैं। तो ये जो TLD है, टॉप लेवल डोमेन .com, जो यहाँ लिखा है इस केस में, वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जियोग्राफिकल TLD, जियोग्राफिकल TLD, और जियोग्राफिकल TLD होते हैं कंट्री स्पेसिफिक। जैसे इंडिया का आप .in देखेंगे, कोई वेबसाइट जो अपने आप को ऐसा दिखाना चाहती है कि वो इंडिया की वेबसाइट है, तो वो .in डोमेन खरीदेगी अपने कंपनी के लिए। तो जैसे आपका amazon.in है, amazon.in मतलब इंडिया का अमेजोन, अमेजोन तो यूके की मतलब अमेरिका की कंपनी है, लेकिन अगर जब वो इंडिया में ऑपरेट करती है तो वो amazon.in वेबसाइट से ऑपरेट करती है, ना कि amazon.com से। तो ये है आपका जियोग्राफिकल TLD, कंट्री स्पेसिफिक जो TLD होगा वो, उसको हम जियोग्राफिकल TLD कहते हैं। .uk होता है, .cc भी होता है, .us भी होता है। तो जितनी भी कंट्रीज हैं सबके अपने TLDs होते हैं, जियोग्राफिकल TLDs। और ये जो TLD है दूसरे प्रकार का भी होता है, ऑर्गेनाइजेशनल TLD, ऑर्गेनाइजेशनल TLD। ऑर्गेनाइजेशनल TLDs यही जो आपने अभी देखा .com, कभी कभी .org होता है, और का सीधा सीधा मतलब ही ऑर्गेनाइजेशन है, कभी कभी .net होता है। तो इस तरह से भी हो सकता है। तो TLD डोमेन नेम, ये पूरा डोमेन नेम है, इसका TLD ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट भी दो प्रकार का हो सकता है, ज्योग्राफिकल TLD और ऑर्गेनाइजेशनल TLD। ज्योग्राफिकल में कंट्री से स्पेसिफिक नाम होते हैं, .in, .uk, .us, और ऑर्गेनाइजेशनल TLD में .com, .org, .net इस तरह के नाम होते हैं। तो ये आप समझिएगा कि ऐसा होता है। तो हमने डोमेन नेम कवर कर लिया, वर्ल्ड वाइड वेब कवर कर लिया। अब जब आप www.facebook.com डाल के एंटर दबाएंगे तो वेबसाइट खुल जाएगी फेसबुक की। लेकिन वेबसाइट को खुलने में बहुत सारा प्रोसेस होता है। पहले तो आपने ये डाला, आपको ये नहीं पता कि facebook.com का IP एड्रेस क्या है। मान लीजिए कि ये facebook.com का सर्वर है, ठीक है, तो इसका कोई एड्रेस होगा। नेटवर्क पर जो भी डिवाइसेस जुड़े होते हैं उनका एक IP एड्रेस होता है, और उस IP एड्रेस की मदद से हम किसी भी डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये डिवाइस है। तो IP एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है IPv4 एड्रेस और एक होता है IPv6 एड्रेस। तो IPv4 एड्रेस जो होता है वो आप समझिएगा कि 32 बिट्स का होता है, ये इसकी साइज है। और IPv6 एड्रेस जो है वो
128 बिट्स का होता है। और IPv4 एड्रेस कैसा होता है, वो ऐसा होता है, वो 4 भाग में बटा होता है और इनका पूरा जो लेंथ होती है वो 32 बिट्स होती है। और IPv6 एड्रेस जो होता है वो 8 भागों में बटा होता है, इस तरह से बीच में बिंदी रहती है और इसमें भी बीच में बिंदी रहती है। 8 भागों में बटा होता है। पूरे का लेंथ जो होती है वो 128 बिट्स होती है। तो ये होता है IPv4 और IPv6 एड्रेस। और ज़्यादातर अभी IPv4 एड्रेस ही यूज़ होता है, लेकिन धीरे धीरे जो नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कंपनियां हैं, वो धीरे धीरे IPv6 पे शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि IPv6 में एड्रेस की संख्या ज़्यादा है और IPv4 में एड्रेसेस की संख्या कम है। तो ये होता है IPv4 IPv6। और IPv6 में हेक्साडेसिमल नंबर्स यूज होते हैं। हेक्साडेसिमल। IPv4 में आपके डेसिमल नंबर यूज होते हैं। एक भाग में 0 से 255 तक संख्या लिखी जा सकती है। और IPv6 में हेक्साडेसिमल नंबर लिखे जाते हैं। वो ऐसे होते हैं, वो 0 to 9 होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्लस उसके बाद ABCD होता है, ABCDEF तक होते हैं। तो ये ऐसे होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर, वो IPv6 में यूज होते हैं। तो ये होता है IPv4 और IPv6। facebook.com का कोई IP एड्रेस होगा और वो आपको पता चलता है DNS सर्वर से। लेकिन DNS सर्वर अभी आप मत समझिए, जब आपका जो कंप्यूटर है वो पहले एक रिक्वेस्ट, उसको नहीं पता कि facebook.com का IP एड्रेस क्या है, वो पहले एक रिक्वेस्ट भेजेगा DNS सर्वर पे। DNS सर्वर जो है वो उसको रिस्पॉन्स भेजेगा कि हाँ भाई फेसबुक का IP एड्रेस है ये, कुछ भी होगा, ABCD लिख दीजिए, कुछ भी हो सकता है। तो जब आपको IP एड्रेस मिल जाएगा आपके सर्वर का, तब आपका कंप्यूटर फेसबुक के सर्वर को एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि अब उसको पता है कि इसका IP एड्रेस क्या है। मान लीजिए अब IP एड्रेस ये है 1234 है, ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लीजिए ये है, ठीक है। जब आपके कंप्यूटर को IP एड्रेस पता चल गया फेसबुक के सर्वर का, तब वो उसको एक्सेस कर पाएगा। और ये होता है वेब सर्वर। अगर कोई कंप्यूटर जो कि इंटरनेट से जुड़ा है और वो ये सुविधा प्रदान कर रहा है कि कोई भी दूसरा डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ा हो वो उसको, उसकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। सर्वर में कुछ वेबसाइट्स रखी हैं और कोई भी कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा है वो उस सर्वर पर रखी वेबसाइट्स को देख सकता है, उनको चला सकता है, उनको एक्सेस कर सकता है। जब कोई कंप्यूटर ऐसा करने देता है, ऐसी सुविधा देता है, उसको हम वेब सर्वर कहते हैं। वेब सर्वर, वेब मतलब वेबसाइट्स, सर्वर वेबसाइट्स को सर्व कर रहा है, वेबसाइट्स को दे रहा है किसी को क्या, पूरी दुनिया में जितने कंप्यूटर्स इंटरनेट से जुड़े हैं सबको दे रहा है। तो ये होता है वेब सर्वर, ये आपका है वेब सर्वर। वेब सर्वर ही वो कंप्यूटर होता है जिसपे वेबसाइट्स रखी रहती हैं, और जब आप अपने कंप्यूटर, कोई भी आदमी अपने कंप्यूटर से वो वेबसाइट खोलना चाहता है तो वो वेब सर्वर के पास जाता है, वेब सर्वर से कहता है कि आप हमें ये वेबसाइट दिखाइए, तो वेब सर्वर वो वेबसाइट उसे सर्व करता है। तो ये होता है वेब सर्वर। हम लोगों ने वेब सर्वर यहाँ कवर कर लिया। वेबसाइट क्या होती है? वेब सर्वर पे आपने जो भी साइट खोली है, साइट को डिस्क्राइब ऐसे कर सकते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट आप HTTP प्रोटोकॉल से एक्सेस कर रहे हैं वो एक वेबसाइट होगी। ये तो इसका टेक्निकल डेफिनेशन हो गया, लेकिन जैसे आपने facebook.com खोला, वो एक वेबसाइट है। आपने खोला instagram.com, वो एक वेबसाइट है। youtube.com, वो एक वेबसाइट है। आपने कोई बैंक की वेबसाइट खोली, बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट आपने खोली, वो एक वेबसाइट है। तो ये होता है वेबसाइट। कोई भी बिजनेस जिसको अपना जो जानकारी है वो इंटरनेट पे डालनी है, तो वो बिजनेस अपनी एक वेबसाइट बनाता है, ताकि लोग
उस बिजनेस के बारे में जानकारी ले सकें, घर बैठे कहीं भी बैठकर पूरे दुनिया में कहीं पूरी दुनिया से कहीं भी उस बिजनेस की जानकारियों को प्राप्त कर सकें। तो उस कारण से वेबसाइट बनती है, तो ये होती है वेबसाइट। बिजनेस ज़रूरी नहीं है, कुछ बहुत से लोग पर्सनल वेबसाइट बना लेते हैं, ब्लॉग्स बना देते हैं, इसमें केवल ब्लॉग्स लिखते हैं, बिजनेस नहीं होता कुछ, तो ये भी होता है, वही वेबसाइट ही हुई। तो ये होता है वेबसाइट। facebook.com एक वेबसाइट है, instagram.com वेबसाइट है, तो हमने यहाँ पे वेबसाइट देख लिया, ठीक है। वेब सर्वर, वेबसाइट, वेब पेज। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं, और वेबसाइट्स के सारे पेजेस जब आप उनको देखते हैं तो हर एक पेज को वेब पेज कहते हैं। जैसे कोई वेबसाइट है बहुत बड़ी सी, इसके अंदर बहुत से पेजेस होंगे, एक पेज ये है, एक पेज ये खुला, एक पेज ये खुला। तो वेबसाइट पे आप गए, आपने कोई बटन दबाया, दूसरा पेज खुल गया, यहाँ कोई बटन दबाया, तीसरा पेज खुल गया। तो अलग अलग पेजेस जब खुलते जाते हैं तो वो वेब पेज होते हैं, उनको वेब पेज कहते हैं। ये भी आप कह सकते हैं कि वेब पेजेस का कलेक्शन अगर होता है तो उसको वेबसाइट कहते हैं। तो वेब पेज यहाँ पे कवर हुआ, वेब पेज। लेकिन जब आप केवल facebook.com खोलेंगे तो आपको एक पेज मिलेगा, आपको एक पेज मिलेगा। अब आपको कोई दूसरा पेज खोलना है, उस पेज का अलग एड्रेस होगा, थोड़ा सा अलग होगा। ऐसे हो सकता है www.facebook.com, फिर आगे स्लैश लगा होता है, स्लैश अबाउट, ये ऐसे स्लैश करके आपने कोई दूसरा वेब पेज रिक्वेस्ट किया कि आप हमको अबाउट वाला वेब पेज दिखाइए, स्लैश अबाउट, तो ये दूसरा वेब पेज खुल जाएगा। तो ये जो है, ये जो आपने स्लैश अबाउट करके लिखा है पूरा, जैसे हमने www.facebook.com/about ऐसे लिख दिया, तो ये जो पूरा हिस्सा है ये यूआरएल कहलाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको कहते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। रिसोर्स मतलब कोई पेज या कोई फाइल, और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म मतलब कि वो यूनिक रहेगा आपके पूरे वर्ल्ड में। आप ये स्ट्रिंग डालेंगे, आप ये लिखेंगे तो यही पेज खुलेगा जिसके लिए ये लिखा जा रहा है। इ- ये ये स्ट्रिंग डालने पर, यही लिखने पर कोई दूसरा पेज कभी नहीं खुल सकता। तो ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल। इसके आगे भी अबाउट, स्लैश अबाउट के आगे भी आप स्लैश लगा सकते हैं, बहुत सारे, जितने चाहें उतने स्लैश लगा सकते हैं आगे, और वो भी पूरा यूआरएल ही बन जाएगा। अगर बहुत सारे स्लैश लगा के आपने यूआरएल बनाया है, उसको भी यूआरएल ही कहेंगे। और अगर हम स्लैश हटा भी दें तो इसको भी हम यूआरएल कहेंगे, यूआरएल, ये पूरा पूरा हिस्सा यूआरएल कहलाएगा। ये तो आपकी सर्विस का नाम है, www सर्विस का नाम है, ये आपका डोमेन नेम है यहाँ तक, और ये पूरा आप लेंगे तो वो यूआरएल कहलाएगा। ऐसे समझ सकते हैं। आगे स्लैश लगा देंगे, कुछ लिख देंगे तो वो भी यूआरएल में आ जाएगा। तो ये होता है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल कवर हो गया। अब जब आप facebook.com एक्सेस कर रहे हैं, जैसे ही आपने facebook.com खोला, वैसे ही क्या होगा, फेसबुक आपके ब्राउज़र को कुछ फाइल्स देता है, कुछ वैल्यूज़ देता है, कुछ डेटा देता है, डेटा समझ लीजिए, कुछ डेटा वो अपने ब्राउज़र को देता है। इसमें कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ बड़ी स्ट्रिंग्स होती हैं, बहुत सारा डेटा होता है जो फेसबुक आपके ब्राउज़र को देगा, और आपका ब्राउज़र जो है उस डेटा को आपके कंप्यूटर में सेव कर देगा। जो भी डेटा फेसबुक आपके ब्राउज़र को देगा पहली बार जब आप फेसबुक खोलेंगे, तो ब्राउज़र वो डेटा आपके कंप्यूटर में सेव कर देगा, उसको हम कुकी कहते हैं। ये कुकी, उसको हम कुकी कहते हैं।
ऐसा नहीं कि आप जब पहली बार फेसबुक खोलेंगे तभी वो डेटा सेव होगा, नहीं, आप 2 घंटे में एक बार खोल रहे हैं तो फिर से वो नया डेटा भेजेगा, फिर वो नई कुकी सेव होगी। तो जो भी वेबसाइट्स आपके ब्राउज़र को डेटा देती हैं सेव करने के लिए, जिसकी मदद से वो आपका जो एक्सपीरियंस है वो और अच्छा बना सकती हैं। जैसे वो आपका लॉगिन डेटा सेव करती हैं कि आप लॉगिन किए हैं कि नहीं किए हैं, आपका नाम वगैरह सेव करती हैं, और आपने आप बस कौन-कौन से पेजेस पे गए हैं वो सेव करती है। ये सब चीज़ें सेव करके रखना चाहती है वेबसाइट, लेकिन वो अपने पास नहीं रखती। वो आपके ब्राउज़र को दे देती है कि आपका ब्राउज़र उसे सेव करके रखे आपके कंप्यूटर पे। तो इन इन फाइल्स को इस डेटा को हम कुकी कहते हैं। तो ये होता है कुकी। और अब हम लोग देखते हैं सिस्टम को। वेबसाइट हो गया, मैक एड्रेस देख सकते हैं। मैक एड्रेस मैक एड्रेस हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि मैक एड्रेस क्या होता है। इस मैक एड्रेस समझने के लिए वेबसाइट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे दो कंप्यूटर जुड़े हैं आपस में, और वो स्विच से जुड़े हैं, बीच में एक स्विच है। हर कंप्यूटर का जैसे हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है जब वो इंटरनेट से जुड़ता है, वैसे ही हर कंप्यूटर का एक मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। और वो हर कंप्यूटर का दुनिया में यूनिक होता है। कोई भी डिवाइस बना अगर डिवाइस बना है और उसके अंदर एनआईसी है, किसी भी डिवाइस के अंदर अगर एनआईसी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो उसके पास एक मैक एड्रेस भी होगा ही। और मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, ये आप समझ लीजिए। और इसको हम लोग फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, फिजिकल एड्रेस या फिर हार्डवेयर एड्रेस। फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस 48 बिट का होता है। आपने IPv4 एड्रेस देखा, उसके 4 भाग होते हैं, हर भाग 32 बिट का होता है, लेकिन मैक एड्रेस पूरा ही 48 बिट का होता है। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि उसके बहुत सारे भाग हैं, हर भाग 48 बिट है, पूरा पूरा मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। तो ये आप समझ लीजिएगा, ऐसा होता है। तो मैक एड्रेस क्या क्या यूज़ होता है? मैक एड्रेस नेटवर्क में मैक एड्रेस का ये यूज़ होता है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर किसी स्विच से जुड़े होते हैं, स्विच जो है वो मैक एड्रेस के आधार पे मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। जैसे यहाँ से एक कंप्यूटर मान लीजिए और जुड़ा है, इस कंप्यूटर ने एक मैसेज भेजा इसके लिए, तो इस मैसेज में वो इसका मैक एड्रेस लिख देगा कि ये हमें इस कंप्यूटर को भेजना है। तो जब स्विच पे ये मैसेज जाएगा तो स्विच देखेगा कि मैक एड्रेस क्या है, और उसको सबका मैक एड्रेस पता रहता है जो उससे जुड़े हैं। तो ये देखेगा कि अच्छा मैसेज का मैक एड्रेस है इसके लिए, तो ये इस मैसेज को इसे भेज देगा। तो डेटा लिंक लेयर पे, मतलब कि ओएसआई मॉडल के लेयर 2 पर जब हमको पैकेट्स की स्विचिंग मैसेज की स्विचिंग करनी होती है, तो हम लोग मैक एड्रेस का यूज़ करते हैं। तो जो डेटा लिंक लेयर है वो मैक एड्रेस का यूज़ करती है। तो ये यूज़ होता है मैक एड्रेस का नेटवर्क में, मैक एड्रेस। अब आइए देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंप्यूटर, आपका पर्सनल कंप्यूटर है, इस पर आप कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे कि आपकी बहुत बहुत बड़ी सी फाइल है कोई, ठीक है, उस फाइल में आपको कोई बड़ा सा कंप्यूटेशन करना है, उसमें कुछ आपको कैलकुलेट करना है, तो आपने वो काम स्टार्ट कर दिया अपने कंप्यूटर पे, और वो आपके कंप्यूटर पे रन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आपने वर्क कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे, वो आपके कंप्यूटर पे हो रहा है, आपके लोकली कंप्यूटर पे हो रहा है वो।
और कंप्यूटर की आपकी कुछ कैपेबिलिटी होगी, कुछ उसका रैम होगा, कुछ स्पीड होगी, तो उसी स्पीड के हिसाब से वो आपको इस कैलकुलेशन का रिजल्ट दे पाएगा। हो सकता है उसे बहुत देर लगे आपको रिजल्ट देने में, क्योंकि वो स्लो है, या अगर फास्ट हो तो जल्दी दे देगा। और अगर आप चाहें तो यही काम जो आप अपने कंप्यूटर पे कर रहे हैं, वो आप किसी और के कंप्यूटर पे कर सकते हैं, जो कि और तेज है और फास्ट है, और आप उसका कंप्यूटर किराए पे ले सकते हैं। इसी को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। जैसे कि आपका कंप्यूटर में नेट चल रहा है, आपने सोचा कि यार मेरे कंप्यूटर में तो ये काम 2 घंटा ले रहा है, तो चलो हम अमेज़न के किसी कंप्यूटर पर यही काम करवा देते हैं, ताकि वो जल्दी हो जाए, और हम बस थोड़ा-सा किराया दे दें, जितने घंटे का काम है उतने घंटे का किराया दे दें, और ये काम हम अमेज़न के सर्वर पे कर दें। तो आपने क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रयोग किया। मान लीजिए अमेज़न का यहाँ सर्वर है, वो बहुत पावरफुल सर्वर है, उसको यूज़ करने का अमेज़न आपसे ₹10 लेगा, ₹10 प्रति घंटा। आपके कंप्यूटर में 2 घंटे लगते हैं, और आपको ये अनुमान है कि अमेज़न के कंप्यूटर पे 1 ही घंटा लगेगा, तो आप अपना काम जो है, वो अमेज़न के कंप्यूटर पे अपलोड कर देंगे, इंटरनेट की सहायता से, और फिर इन अमेज़न के कंप्यूटर पे आप उस काम को चालू कर देंगे, और मान लीजिए उस काम को करने में 1 घंटा लगा, तो आप अमेज़न को ₹10 देंगे, अपना काम का रिज़ल्ट ले लेंगे। ये जो प्रोसेस हुआ, वो हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग। आपने कंप्यूटेशन किया, लेकिन अपने कंप्यूटर पे नहीं, किसी क्लाउड कंप्यूटर, क्लाउड मतलब इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से जब आप किसी और कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं, तो आप ये कहिएगा कि वो कंप्यूटर क्लाउड पे है, और अगर आप उस पे कंप्यूटेशन कर रहे हैं, आप उस कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं अपना काम करने के लिए, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। तो ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग में एक ज़रूरी डिस्टिंक्शन समझ लीजिए, ये सर्वर है और ये क्लाउड। क्लाउड भी जब आप किसी सर्वर को एक्सेस करेंगे, जैसे ये आपका कंप्यूटर है, आपने किसी सर्वर को एक्सेस किया, तो आपको पता रहेगा अच्छा ये सर्वर है, ये एक कंप्यूटर है, इसका ये आईपी एड्रेस है, इसका ये मैक एड्रेस है, इसका ये रैम है, इसका ये सीपीयू है, ये आपने सर्वर एक्सेस किया। तो आपको पता है कि ये एक सर्वर, एक मशीन है जो आप एक्सेस कर रहे हैं। जब आप क्लाउड एक्सेस करेंगे किसी का, गूगल का क्लाउड होता है, अमेज़न का होता है, तो आपको जो भी काम करना है, वो आपका काम तो हो जाएगा, वहाँ पे कंप्यूटेशन हो जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये एक सर्वर है या सर्वरों का समूह है। आपको ये पता नहीं चलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये कोई एक चीज़ है। वो सर्वर नहीं है, आपको नहीं पता चलेगा कि ये सर्वर है, कि ये सर्वरों का समूह है। तो जब आपको ऐसा सिस्टम दिखाई दे, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के पास, अमेज़न पे या गूगल पे, माइक्रोसॉफ्ट का अज़्योर होता है, तो किसी भी प्रोवाइडर के पास आपको ऐसा सिस्टम दिखाई पड़े कि आपको कंप्यूटर की जो स्पेसिफ़िकेशंस हैं, वो पता नहीं चल रही, वो हैं ही नहीं। सीपीयू नहीं पता क्या है, रैम नहीं पता कितना है, आईपी एड्रेस नहीं पता, मैक एड्रेस नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी आप जो काम इसको दोगे वो कर लेगा। तो जब ऐसा होता है तो आप समझना कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हैं। जब आपको एक सिंगल सर्वर की जानकारी नहीं है, एक सिंगल सर्वर पे काम नहीं हो रहा। तो ये भी एक डिस्टिंक्शन है ज़रूरी सर्वर और क्लाउड के बीच। क्लाउड आप समझिएगा कि डिवाइसेस का एक समूह होगा, जो इस तरह काम कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो एक डिवाइस है, तो उसको क्लाउड कहा जाता है आजकल। और अब देखते हैं आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल अमेज़न पे आप देखते हैं तो एक तरह का स्विच आता है, प्लग आता है, व्यू जिसमें प्लग नॉर्मल प्लग जैसा छेद होता है, और उसको आप किसी अपने सॉकेट में लगा सकते हैं। 6 एम्पियर सॉकेट में,
16 एम्पियर सॉकेट में इसको ऐसे लगा दीजिए, 3 पिन निकले होते हैं ऐसे, 1 पिन और इधर, वैसे लगा दीजिए सॉकेट में। इसमें वाईफ़ाई चलता है। इसको आप अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको इसमें पावर देनी है, आप बटन दबा दो पावर आ जाएगी। पावर हटानी है, बटन दबा दो पावर हट जाएगी। तो जो भी डिवाइस इससे कनेक्टेड है, मान लीजिए इससे आपने कोई मोटर लगा दी है पानी वाली, ये पानी वाली मोटर है, आपने इसे जोड़ दी, तो आपने मोबाइल से जब आप बटन दबाएँगे ऑन करने का तो मोटर चलेगी, और मोबाइल से बटन दबा देंगे ऑफ करने का मोटर बंद हो जाएगी। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है आईओटी का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। ये जो डिवाइस है आपका ये नेट से जुड़ा है। इसमें वाईफ़ाई है, ये नेट से, ये आपके वाईफ़ाई रूटर से जुड़ा है। आपके ये वाला डिवाइस आपको ऑपरेट करना है तो आपके घर में या आपके संस्था में वाईफ़ाई रूटर होना चाहिए, तभी ये चलेगा। तो ये होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस तरह से प्लग के अलावा बहुत चीज़ें होती हैं। टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं, जो कि टेम्परेचर नापते हैं और वो नेट से जुड़े होते हैं, और वो आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर पे जानकारी देते रहते हैं कि आपने जहाँ भी इसको लगाया है उस एरिया का टेम्परेचर कितना है। तो इस तरह के डिवाइसेज़ होते हैं। जो इस तरह के डिवाइस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ जो इंटरनेट से जुड़े हैं, उनको आप आईओटी कह सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये आपका कवर हुआ। अब बचा है सर्च इंजन। सर्च इंजन से पहले बुकमार्क देख लीजिए, बुकमार्क क्या होता है। आप जैसे facebook.com आप गए, वहाँ पे आपको एक पहला पेज मिला, होम पेज। अगर सीधा-सीधा डोमेन नेम लिखा है, सर्विस का नाम लिखा है, आगे कोई स्लैश नहीं लगा है, स्लैश लगा के कुछ और नहीं लिखा है, तो ऐसे में जो पेज खुलेगा उसको होम पेज कहेंगे। ये आपका होम पेज होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने आगे इसके स्लैश लगा के कोई पेज खोला अबाउट, तो आपका दूसरा पेज खुला, अबाउट पेज। अब आपको अबाउट पेज बहुत अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि आप ये अबाउट वाला पेज इस तरह से सेव कर लें अपने पास कि आप जब चाहें तब सीधा-सीधा अबाउट पेज खोल सकें। तो आप उसको बुकमार्क बना लेंगे। बुकमार्क मतलब आप उस पेज को चिह्नित कर लेंगे इस तरह से कि आपका जो वेब ब्राउज़र है, मतलब आपका जो गूगल क्रोम है या माइक्रोसॉफ्ट एज है, वो इस पेज को चिह्नित कर लेगा और अपने पास एक लिस्ट बना लेगा उन पेजेस की जो आपने चिह्नित कर रखे हैं। और वो लिस्ट आप देख सकेंगे, ऊपर एक आइकॉन होगा, क्रोम में होता है आइकॉन यहाँ पे, फायरफॉक्स में कुछ अलग तरीका होगा, हर ब्राउज़र का अलग तरीका होगा, लेकिन हाँ, एक सूची ज़रूर बनेगी, जिसमें कि आपके द्वारा चुने गए पेजेज़ लिखे होंगे। और जब भी आप उस लिस्ट को खोल के देखेंगे और किसी पेज पे क्लिक करेंगे तो सीधा वो पेज खुल जाएगा। तो ये होता है बुकमार्क। और ये काम आता है तब जब आपका बहुत लंबा सा कोई यूआरएल, जैसे facebook.com/about स्लैश कुछ और स्लैश कुछ और, बहुत लंबा सा यूआरएल है। आप उसको याद तो रख नहीं पाएँगे। ऐसे आप www.facebook.com/about इतना तो कोई याद रख सकता है। लेकिन आप स्लैश अबाउट स्लैश एबीसीडी स्लैश कुछ और स्लैश स्लैश लगा के बहुत बड़ा यूआरएल बन सकता है। उसको कोई याद नहीं रख सकता। तो इसलिए कि आप उस यूआरएल को कहीं सेव करके रख लें, आप उसको बुकमार्क कर लीजिए। जैसे किताबों में बुकमार्क होता है, आप किताब पढ़ रहे हैं, आपको कहीं जाना है किताब रख के, तो आप बुकमार्क आता है कागज़ का, उसको लगा दीजिए, किताब रख दीजिए। फिर लौट के आएँगे, तो उसी पन्ने से आप किताब को पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जहाँ आपने बुकमार्क लगाया है। तो ये होता है बुकमार्क। तो बुकमार्क आपका कवर हो गया। बुकमार्क। अब बचा सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक ऐसी वेबसाइट होती है, वेबसाइट कह दीजिए, जो कि आपको कुछ सर्च करने के लिए मदद करती है। जैसे सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल सर्च इंजन का है गूगल.com। अब सर्च इंजन में आप कोई भी टर्म डालेंगे, कुछ भी लिखेंगे, अगर आपको सर्च करना है,
मान लीजिए आपको सर्च करना है कि बनाना में कितनी कैलोरी होती हैं, तो आप सर्च करेंगे कैलोरीज इन बनाना, ये आप सर्च करेंगे इस पे। तो सर्च इंजन क्या है, वो ये करेगा कि इंटरनेट पे जितने भी पेजेस हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, सबको देखेगा, सबको सर्च करेगा और ये पता करेगा कि किस वेबसाइट में बताया गया है कि बनाना में कितनी कैलोरी होती है, और वो उन वेबसाइट्स को लिस्ट कर देगा, उन वेबसाइट्स की एक सूची बना देगा आपके सामने कि भाई ये देखो इन वेबसाइट्स में ये जानकारी उपलब्ध है। तो जब आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी तो आप किसी एक वेबसाइट को क्लिक कर देंगे तो वो ओपन हो जाएगी और आपको अपनी जानकारी मिल जाएगी। तो ये होती है सर्च इंजन। बहुत तरह की सर्च इंजन होती हैं और सर्च इंजन आपकी एक होती है डक डक गो होती है, आपकी एक सर्च इंजन है बिंग, बिंग बहुत फेमस है। बहुत सी होती हैं लेकिन सबसे पॉपुलर सर्च इंजन आपकी google.com, ये होती है सर्च इंजन। सर्च इंजन के 4 प्रकार होते हैं। क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन, क्रॉलर बेस्ड होती है, और ह्यूमन पावर्ड डायरेक्टरीज होती हैं, ह्यूमन पावर्ड इसको आप समझ लीजिएगा कि ये सब होता है। मेटा सर्च इंजन होती हैं, और होती हैं हाइब्रिड सर्च इंजन, हाइब्रिड सर्च इंजन। तो जो आपकी क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन है वो गूगल उस टाइप की है। क्रॉलर क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको आप रोबोट भी कह सकते हैं, बॉट कह सकते हैं, जो कि पूरे वेब को, पूरे इंटरनेट को सर्च करते हैं, उनको हर वेबसाइट को देखते रहते हैं कि उसमें क्या क्या जानकारी उपलब्ध है, और फिर वो उस जानकारी को गूगल के पास जमा कर देते हैं कि भाई ये देखो ये वेबसाइट यहाँ पे बनी है जिसमें ये जानकारी है, और उसको गूगल के पास सेव कर देते हैं। जब गूगल से कोई पूछता है कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन, और अगर उस क्वेश्चन का आंसर उस वेबसाइट पे है तो गूगल उस वेबसाइट को दिखा देता है। तो ये होता है क्रॉलर बेस्ड इंजन। ह्यूमन पावर डायरेक्टरीज होते हैं जिसमें कि जो ह्यूमंस हैं, हम लोग हैं, वो लोग उसमें एंट्री करते हैं डेटा का, जो कि सर्च किया जा सकता है। तो ये होता है ह्यूमन पावर डायरेक्टरीज। मेटा सर्च इंजन ऐसी सर्च इंजन होती है जो सर्च इंजन की सर्च इंजन होती है। वो आप उसमें कुछ सर्च करेंगे तो वो डायरेक्टली आपको रिजल्ट नहीं देंगी, वो दूसरे सर्च इंजन का रिजल्ट आपको देंगी। तो ये होती है मेटा सर्च इंजन। और हाइब्रिड सर्च इंजन जो होती है वो तीनों का तीनों का कोई कॉम्बिनेशन हो सकती है, जो कि हो सकता है कि एक क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन हो प्लस ह्यूमन पावर सर्च इंजन हो। तो गूगल क्या है, गूगल क्रॉलर बेस्ड तो है प्लस ह्यूमन पावर्ड भी है। क्योंकि आप जब कोई वेबसाइट बनाएंगे तो आप अपनी वेबसाइट पर ये बता सकते हैं कि मेरी वेबसाइट पे कौन कौन सी जानकारी उपलब्ध है, और गूगल उस जानकारी को अपने पास सेव कर लेगा कि हाँ भाई इन्होंने वेबसाइट बनाई है, इनकी वेबसाइट पर ये जानकारी उपलब्ध है। जब भविष्य में कोई कोई क्वेश्चन पूछेगा जो कि आपके पास उपलब्ध है तो गूगल आपकी वेबसाइट को वहाँ पे शो कर देगा। तो ये है सर्च इंजन के प्रकार। तो ये आपके सारे टर्म्स कवर हो गए हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके बहुत सारे क्वेश्चंस।